टॉपिक आज का बहुत मस्त है, एकदम वीवीआई है, एकदम वीवीआई है। 2 नंबर के लिए भी 5 नंबर के लिए भी कह सकते हैं। टॉपिक एकदम बहुत ही मस्त वाला। टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। यानी कि जब हम लोग राष्ट्रीय आय ऐसे लिखा है एकदम सेम एग्जाम में, देखो कैसे, जो कल हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें लिखा हुआ क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, 2 कठिनाइयों को लिखे, ऐसे करके क्वेश्चन दे लेता। तो यहाँ पर हम लोग 3 कठिनाइयां, किताब में 3 कठिनाइयां दिया है और क्वेश्चन में पूछा था कि मात्र 2 ही कठिनाइयों को लिखे, तो 2 कठिनाइयों को आराम से लिख देंगे। तो यहाँ पे आखिर समझाते थोड़ा सा कि राष्ट्रीय आय, इसके बारे में तो पहले से पता सबको। गणना मतलब गिनने का बात हो रहा है, काउंटिंग करने का बात हो रहा है, गिनती का बात हो रहा है। और कठिनाइयां मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या क्या क्या उत्पन्न हो रहा है गिनने में। तो कठिनाइयां 3 तरह से, पहले इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझा देते हैं। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां आता है। हम इंग्लिश इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जब ट्यूशन देखोगे ना, वहां पे कोई कोई चीजें हिंदी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश से समझ जाते हैं। गणना यहाँ पर हो रहा है, मेजरमेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 गो है। राष्ट्रीय आय को गणना करने में जो कठिनाई आता है वो 3 तरह से कठिनाई आता है। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां, यानी कि डिफिकल्टी इन द कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो कैसे कैसे होता है? तो यहाँ पे तीनों के बारे में लिख दिए हैं, 1 2 3, तीनों के बारे में हम नीचे में लिख दिए हैं, सबके बारी बारी से। कि पहला आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयां कैसे आता है। तो पूरा देश में जो लोग आय कमाता है वो उत्पादन के रूप में उसको समझा जाता है, उत्पादन के रूप में, या तो फिर उसका आय के रूप में समझा जाता है। तो इस आंकड़ों को जब एकत्र करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पैसा अलग चीज हो जाता है और वस्तु जो उत्पादन हुआ है वो अलग चीज हो जाता है। तो जब दोनों अलग अलग चीजें हैं तो जोड़ घटाव करने में या तो फिर हिसाब किताब करने में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। अगर सबके पैसा है तो पैसा फटाफट जोड़ देंगे, पैसा की बात है। लेकिन अब उत्पादन कर दिए, पैसा भी है, तो दोनों को एक साथ में जोड़ने में दिक्कत हो ही जाएगा, क्योंकि उसको फिर हिसाब अलग करो और फिर उसको से जोड़ जाड़ करके उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना खर्चा हुआ, फिर इसमें पैसा डायरेक्ट पैसा जोड़ दो। तो इस तरीके से आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां आता है, यानी कि डाटा को जब कलेक्ट करते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि कोई कोई ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता है कि दोबारा हम लोग को गिनती करना पड़ जाता है। दोहरी गणना की संभावना, यानी कि ऐसा, जैसे एग्जांपल में कोई चीज को ले लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है, भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पादन को 2 स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है, और इस तरीका से दोहरी गणना में भी कठिनाइयां हो जाता है। आगे, मूल्य के मापने में कठिनाइयां, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल, डिफिकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका मूल्य को जब हम लोग नापते हैं ना, जोड़ घटाव करते हैं ना, हिसाब किताब करते हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न होता है। इसका बारे में लिखा हुआ पूरा, एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में भिन्नता आ जाती है। इस प्रकार मूल्य को मापने में कठिनाइयां आ जाती हैं। इसका एग्जाम्पल एकदम सटीक है, बहुत अच्छा समझना। एक वस्तु है, व्यापारिक स्थिति से गुजरेगा, एक समान है, और व्यापार की दृष्टि से अलग अलग स्थितियों में जब गुजर के जाएगा वो, तो उसमें क्या होगा कि उसका मूल्य जो मापेंगे उसका हिसाब किताब में आगे पीछे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। एग्जाम्पल को समझाते हैं, चीनी ले लेते हैं, कोई भी वस्तु तुम मान लो, चीनी ले लेते हैं। चीनी फैक्ट्री में बना 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो भी बने 1 kg का, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूसरा मार्केट में गया, फिर वहां से फिर एक होलसेल में गया, फिर रिटेलर के पास में गया, इस तरीके से गया, तो फिर 2 रुपये बढ़ा, फिर 4 रुपये बढ़ा, फिर इस तरीके से रेट बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम उसको हिसाब किस रूप में करेंगे? 10 रुपये वाले रूप में या 2 रुपये वाला रूप में? तो इस तरीके से हिसाब करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वही है, मूल्य मापने में कठिनाइयां आ जाता है।
कल साबुन का ही एग्जाम्पल दे रहे थे, तो साबुन अगर मार्केट में लाए हैं, 1-2 रुपए का साबुन है वही, तो 10 रुपए हो गया है। अब 10 रुपए हो रहा है तो ये कठिनाइयां है, लेकिन हम हिसाब कौन हिसाब से करें, 10 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। तो उसमें जो कॉस्ट लगा था, मान लीजिए कि 2 ही रुपए लगा, 20% कॉस्ट लगा या 25% कॉस्ट लगा, और हम उस पर बेच रहे हैं 100% पे करके, मतलब कि 10 रुपए पे बेच रहे हैं। अब 10 रुपए पे बेच रहे हैं तो बीच में जो 8 है उसको भी हिसाब में गिने या ना गिने, नहीं गिनना पड़ेगा, क्योंकि उसको बीच में बिचौलिया लोग मार लिया है, उसको कंपनी को, बिचौलिया मतलब थर्ड पार्टी बोलते हैं जिसको, जो बीच में कमीशन खा लेता है उसको बिचौलिया बोलते हैं। तो बिचौलिया मतलब उसी को बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो बीच में जो मार्जिन हमको 8 रुपए का आ रहा है, तो वो 8 रुपए को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कंपनी की गिनती में, क्योंकि कंपनी कमाया नहीं वो 8 रुपया, वो 8 रुपया कोई और कमा लिया है, कंपनी के पास तो पैसा नहीं गया है। कंपनी के पास में 2 रुपए में बनाया था, मान लीजिए 2 रुपए में, तो 1-2 रुपए जो इसमें प्रॉफिट रखेगा ना, बस वही उसके लिए। हाँ, 3-4 रुपए में वो जैसा ही मार्केट, बड़ा मार्केट में दिया, बड़ा मार्केट में 3 में दिया, तो उसके बीच में 1 रुपए का फासला आया, बस वही उसका प्रॉफिट है। और बाकी इसके बाद में जो 7 रुपए गया, वो सब सब बिचौलिया आदमी घपला मार लिया, जिसकी वजह से रेट बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हिसाब करने में प्रॉब्लम होगा, कि हम हिसाब कौन वाला करें, कंपनी के लिए ये हिसाब रखे या ये हिसाब रखे, ये हिसाब रखोगे तो ये तो सब रिटेलर वगैरह सब खा गया, तो हमको रखना पड़ेगा ये वाला कि डायरेक्ट कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ, तो जो बड़ा होलसेल में किया है उसका ही हिसाब रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में राष्ट्रीय आय की गणना करने में 3 तरह की कठिनाई देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मान ले जाए, ध्यान से सुनो, 5 नंबर में यही सवाल पूछ दे कि राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां कौन कौन सी आती है, या कठिनाइयों को लिखे और वर्णन करे या उल्लेख करे या चर्चा करे, ऐसे करके, और बगल में 5 नंबर दर्शा दे, तो पूरा बोर्ड छाप देना है। मतलब कि 3 को कठिनाइयां हैं, तीनों के बारे में एकदम डिटेल से लिख देना है। ठीक, अगर बोलेगा 2 ही नंबर में कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयां आता है, किन्हीं 2 को लिखे, किन्हीं 2 को लिखे, तो मतलब 2 ही लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे समझते इसको। ये वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर के योगदान से देखा जा सकता है, 5 नंबर के रूप में आ सकता है। विकास में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का योगदान, हम लोग अपना देश को विकास करें, गांव का विकास करें, किसी राष्ट्र का विकास करें, राज्य का विकास करें, अपना घर का विकास करें, किसी का भी विकास करें, उसमें राष्ट्रीय आय का योगदान क्या है और प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या है, इस चीज को समझना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, याद वाद नहीं है कुछ, तो टॉपिक उसमें से ढूंढो कि टॉपिक कौन सी की बात हो रहा है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों पहले डिफिनेशन लिख दो। जब भी सवाल का जवाब नहीं आवे तो रिलेटेड लिखने के बाद किया करो, उससे नंबर बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय आय की बात आया, हमको इसका पूरा का पूरा आंसर नहीं पता है कि लिखेंगे कौन हिसाब से कि पूरा बोर्ड भर जाए, कॉपी भर जाए, तो इसमें से निकाल लो जो टॉपिक है उसको निकाल के लिख दो उसका आंसर, ये टॉपिक है इसको निकाल के इसको लिख दो, उसके बाद कुछ समझ में आए तो उसको लिख दो, तो इससे तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, संभावना बिल्कुल नहीं बनेगा कि कटेगा। अब अगर तुमको ये वाला लिखा ही नहीं, डायरेक्ट इतना से लिखेगा, तो हो सकता है कि तुम इसको लिखने में ही गड़बड़ा दो, तो नंबर कट जाता है। इसीलिए मेरा ये तरीका है कि जब भी कोई चीज भूल जाओ तो बीच में जो टॉपिक आए कम से कम ओकरे में लिख दो। इसको समझ में क्वेश्चन नहीं कभी कभी आता है, लेकिन विकास में इसका क्या योगदान है हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ कि कुछ ही योगदान है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो वो नहीं समझ में आ रहा, एक का डिफिनेशन तो समझ में आ रहा है ना, उसको डिफिनेशन लिख के बाकी बंद कर दो, आराम से 2-4 नंबर कहे तो 2 नंबर दे देगा, क्योंकि तुम वही बात लिखे हो, उसी के अंदर की बात लिखे हो। अब इसका देखो, ये सब तो डिफिनेशन हम पहले से भी लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ लिख दी है। तो आय क्या है, तो वर्ष भर में किसी देश में जितना भी पैसा कमाई होता है, अर्जित आय होता है, वो सब होता है राष्ट्रीय आय में गिनती होता है। और प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय में देश का अगर कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो शेष बच जाता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोल देते हैं। तो ये दोनों के बाद समझा देने के बाद अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका आंसर कि ये क्या है। तो वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। कैसे कैसे करके बहुत ज्यादा उच्च स्तर पे हमारे विकास किया जा सकता है। तो कौन कौन कारण है, तो अगर अधिक उत्पादन करते तथा व्यक्तियों की आय अधिक हो जाए,
अगर उत्पादन हम अधिक करें, उत्पादन अधिक करे और व्यक्ति की आय को हम बढ़ा दे, तो जाहिर सी बात है कि आदमी अगर ज्यादा कमाएगा तो वो अमीर आदमी बना। और उत्पादन अगर बढ़ गया, कोई भी सामान बनाने के लिए बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि आदमी को रोजगार ज्यादा मिल जाएगा, तो उस तरीका से भी विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी खत्म होने वाला है। उत्पादन में वृद्धि यानी कि कोई भी चीज का उत्पादन अगर हो रहा है तो लोग जो बेरोजगार पड़े हुए थे उसको तो रोजगार मिल गया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, रोड बन रहा है तो ये एक तरह से उत्पादन हो रहा है कि सड़क का उत्पादन हो रहा है, एक तरह से कुछ बन रहा है। तो इसमें जो खाली आदमी बैठा हुआ है वो क्या करेगा, रोजगार मिल गया उसको, 10, 5, 20 जो भी लग जाए उसमें काम करने के लिए, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तो उत्पादन बढ़ा तो बेरोजगारी बंद हुआ, मतलब कि बेरोजगारी खत्म, लोगों को रोजगार मिला। तो यहाँ वही है, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगा वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों को वेतन बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा उसका वेतन भी बढ़ेगा और उसकी आय भी बढ़ेगा तथा उसका जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास में पैसा या कोई आय से उसका जीवन नहीं चल पा रहा है, उसका जीवन एकदम खराब है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ा तो अपने बेहतर जीवन को ठीक करेगा, नहीं जो भी खराब जीवन था उसको बेहतर करने का कोशिश करेगा। कि हम लोग पहले पुरान धुरान फटल कपड़ा पहनते थे, थोड़ा पैसा आगे थोड़ा सा ठीक पहनेंगे, पहले पैदल घूमते थे अब पैसा आगे थोड़ा साइकिल ले लेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करके वो सुधार कर लेता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा। अब सवाल का जवाब यहाँ पर हुआ ने कि क्या योगदान है तो विकास में, तो विकास हो पाएगा जब इतना प्रोसेस होगा तो विकास हो जाएगा। सवाल बीच में तो नहीं समझ में आया, लेकिन लास्ट होते होते समझ में आ गया कि आंसर कैसे लिखाया, दिमाग में गया थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिया समझाया हुआ है कि विकास की क्रिया, विकास कैसे होता है, इसको छोटा स्वरूप में कुछ भी समझ सकते हो, अपना गांव का विकास, घर का विकास, राष्ट्र का विकास, जिसका भी विकास समझना है समझ लो। किसी भी चीज का विकास अगर हो रहा है तो कैसे विकास होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो क्रिया, विकास की क्रिया में सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए, या तो फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए या तो फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए, दोनों में से किसी में भी वृद्धि होगा तो तुम आर्थिक रूप से विकास कर जाओगे, यानी कि तुम्हारे पास पैसा वगैरह आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय में ऑलरेडी वृद्धि हो चुका है। या तो फिर तुम अकेले अकेले आदमी कमा रहे हो उसमें वृद्धि करो, कोई भी चाहे राष्ट्र कमा रहा है, सरकार कमा रहा है, उसमें वृद्धि हुआ। या तो तुम अकेले पैसा कमा रहे हो, प्रति व्यक्ति मतलब अकेले ना कमाएगा तो उसमें वृद्धि हो जाए, तो जाहिर सी बात है दोनों स्थिति में तुमको विकास होगा ही होगा आर्थिक रूप से। क्योंकि जब सरकार पैसा ज्यादा कमाता है तो इन्वेस्ट भी जनता पर ज्यादा ही करता है, और पैसा कम कमाएगा तो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं उतना। अगर ज्यादा सरकार पैसा कमा रहा है तो सड़क वगैरह सब चीज का निर्माण होते जा रहा है। कुछ उसको फंड के रूप में सरकार भी योगदान देता है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत में 2000 ले लीजिए, इस तरीके से। गैस वाला में रेट बढ़ा हुआ था तो रेट कम गया, तो इससे भी तो विकास ही हुआ, हमारा आर्थिक विकास, पैसा बचा। पहले 1200 के आसपास में था गैस सिलेंडर, था नहीं 1100-1200, हाँ अब अभी 900 के आसपास आ गया है, 940 के आसपास। 200 पैसा भी ज्यादा, हाँ तो फिर पैसा बचा कि नहीं। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ा तो सरकार क्या कर दे, छूट दे दिया, तो तुम्हारा वो पैसा सेविंग हुआ, जाहिर सी बात है। तो कोई भी हालात में चाहे तुम पैसा कमाओ, प्रति व्यक्ति आय बढ़े या राष्ट्रीय आय बढ़े, आर्थिक रूप से विकास होना एकदम संभव है। तो इसको घर के मैटर में समझ सकते हो या देश के मैटर में समझो, दोनों बात में इसको समझने पर समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है। अकेले पैसा कमा लेंगे, अपने घर का हालात सुधार लेंगे, अगर सरकार पैसा दे रहा है उससे भी हालात सुधर रहा है, तो इस तरीका से। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है, द एंड, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर खत्म हो गया।